हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भुवनेश चावला एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपाचे स्पार्क के बारे में। तो अपाचे स्पार्क एक यूनिफाइड इंजन है फॉर लार्ज स्केल डेटा एनालिटिक्स। तो लार्ज स्केल से हमारे यहाँ पर मतलब है कि जीबीस और पेटाबाइट्स और टेराबाइट्स स्केल पर हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। अपाचे स्पार्क इज़ अ मल्टी लैंग्वेज इंजन। यस। सो अपाचे स्पार्क में हम बेसिकली जावा में कोडिंग कर सकते हैं, स्केला में कोडिंग कर सकते हैं और पाइथन और आर में भी कोडिंग कर सकते हैं। अपाचे स्पार्क किन किन डोमेन्स में यूज़ होता है, जैसे कि डेटा इंजीनियरिंग में प्राइमरली यूज़ होता है, डेटा साइंस में भी इसका यूज़ किया जाता है और मशीन लर्निंग और एआई के प्रोजेक्ट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो मेन एडवांटेज ये है कि हम यहाँ पे इसको स्केलेबल सॉल्यूशन एक बना सकते हैं। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट होगा, अगर उसको मल्टीपल नोड्स में हमको रन करना है, बहुत ही बड़ा हमारे पास डेटा है, तो हम अपाचे स्पार्क का वहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑल्दो इसको सिंगल नोड मशीन पर भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, बट इन इंडस्ट्री ऐसा देखा जाता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स में हम बहुत सारे क्लस्टर और बहुत सारे नोड्स और मशीन्स पर हम अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूज़ केसेस होते हैं। यहाँ पे अगर हम की फ़ीचर्स की बात करें, तो जैसे कि ये सिंपल है, फास्ट है। सिंपल होने का मतलब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फास्ट यहाँ पे इट इज़ वेरी फास्ट बिकॉज इट प्रोसेस द डेटा इन मेमोरी बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्क का आईओ होता है, इनपुट आउटपुट का जो भी इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, इससे इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। और कहा जाता है कि ये मैप रिड्यूस और हेडूप जो था हमारा पहले का, उससे 100 टाइम्स फास्टर होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज डेटा सेट। स्मॉल डेटा सेट में कोई इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट लार्ज डेटा सेट में डिफरेंस पड़ेगा। इट इज़ स्केलेबल, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बहुत ही क्लस्टर ऑफ नोड्स यूज़ करते हैं और इसको स्केलेबल हम प्रोजेक्ट्स अपने लिखते हैं। एंड फिर यहाँ पे कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि बैच और स्ट्रीमिंग डेटा। तो हम दो टाइप की वैसे प्राइमरली प्रोसेसिंग करते हैं। एक तो बैच प्रोसेस होता है हमारा और एक स्ट्रीमिंग प्रोसेस होता है। तो स्ट्रीमिंग में हम जनरली रियल टाइम की यूज़ केसेस देखते हैं, तो उसके लिए हम स्पार्क स्ट्रीमिंग का यूज़ करते हैं। और बैच में जैसे कि हम एक दिन में कोई डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब हमारी कोई स्पार्क एप्लीकेशन है वो एक दिन में एक बार चल रही है, तो वो डेली जॉब हो गई। या मंथली हम कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं कि मंथ में एक बार ही जॉब चलेगी, या फिर आवरली जॉब्स होती है, तो उनको हम बैच प्रोसेस बोलते हैं। जिसमें हम बेसिकली रियल टाइम में नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लैग रहेगा बेसिकली, या फिर कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि नॉन रियल टाइम प्रोसेस बोल सकते हैं। और या फिर डेली और मंथली टाइप की पाइपलाइन होती है उसमें। उसके लिए आप एज ऑलवेज लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, पाइथन, स्केला, सीक्वल, जावा और आर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। उसके अलावा यहाँ पे सीक्वल एनालिटिक्स आप कर सकते हैं, जैसे कि किसी को सीक्वल आती है तो वो क्या कर सकते हैं कि स्पार्क सीक्वल की एक एपीआई होती है, उसको यूज़ करके वो अपना डेटा को प्रोसेस कर सकता है, उस पर एनालिटिक्स कर सकता है। और सीक्वल में जैसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ग्रुप बाय एग्रीगेशंस और ये सब चीज़ें होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, लाइक दैट, और विंडो फंक्शंस होते हैं, तो वो सब हम यहाँ पे स्पार्क में यूज़ कर सकते हैं। डेटा साइंस, जब हमें एडवांस डेटा एनालिसिस करना होता है डेटा साइंस में, जैसे कि मशीन लर्निंग का कोई मॉडल बनाना है, कुछ ट्रेन करना है और फिर उस फीचर को कहीं भी डिप्लॉय करना है, तो हम स्पार्क का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है कि आप जैसे पाइथन में इंस्टॉल करेंगे, तो बेसिकली इसको पाई स्पार्क बोलते हैं हम, पाइथन प्लस स्पार्क, इट इज़ पाई स्पार्क। तो पिप इंस्टॉल पाई स्पार्क आप कर सकते हैं, या फिर आप डॉकर इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी इन्होंने डॉकर इमेज दे रखी है। फिर यहाँ पर अभी हम जैसे कि एक कोड देख सकते हैं कि एनालिटिक्स और डेटा में जाता हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने एक CSV फाइल है, उसको रीड किया है, हेडर ट्रू रखा हुआ है, तो मतलब उसके हेडर की वैल्यूज़ भी आएगी। उसके बाद कुछ सेलेक्ट किया है और फिर अकाउंट बैलेंस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो के बेसिस पे इन्होंने डेटा को फ़िल्टर किया है और उसकी जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसको शो किया है। वही आप चीज़ अगर आप जावा यूज़ करते हैं तो आप जावा में देख सकते हैं कि इन्होंने एक डेटा सेट डिफ़ाइन किया है, उसमें रीड किया है जेसन को, और फिर वहाँ पे एक फ़िल्टर वगैरह लगा के डेटा को शो करवाया है। तो ये एक इन्होंने स्निपेट दे रखा है, एग्जाम्पल कोड दे रखा है। देन इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इंजन फॉर स्केलेबल कंप्यूटिंग। सो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत ही फेमस कंपनीज़, जो मोस्टली कंपनीज़ हैं, गूगल, एप्पल और वॉलमार्ट, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपाचे स्पार्क को भी यूज़ कर रही हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग 80% ऑफ द फॉर्चून 500। फॉर्चून 500 में जो भी 80% कंपनीज आ रही है वो कहीं ना कहीं अपाचे स्पार्क को यूज़ कर रही है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इकोसिस्टम की। सो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स जो हैं, ऑलरेडी डिफाइंड फ्रेमवर्क्स हैं, उनके साथ अपाचे स्पार्क को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है डेटा साइंस मशीन लर्निंग। तो डेटा साइंस मशीन लर्निंग में भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि नमपाई, पांडास, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च। तो इन सब फ्रेमवर्क्स को हम
स्पार्क में इंटीग्रेट करके उसकी जो कोडिंग होती है वो हम कर सकते हैं, और हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। फिर है सीक्वल एनालिटिक्स एंड बीआई। तो हम सुपर सेट वगैरह के साथ इसका मतलब कि डेटा को प्रोसेस करके हम सुपर सेट, टैबलो इसके साथ इंटीग्रेशन करके वहाँ पे हम डैशबोर्ड बना सकते हैं, वहाँ पे शो कर सकते हैं। स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बेसिकली अपाचे स्पार्क से हम कुछ भी रीड राइट करना है डेटा को, जैसे कि मुझे काफका से डेटा रीड राइट करना है, या फिर मोंगोडीबी यूज़ करना है, या फिर डेल्टा लेक यूज़ करनी है मुझे, डेल्टा फॉर्मेट, ओपन टेबल फॉर्मेट, सीडीसी, हुडी, आइसबर्ग, ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो मुझे अगर इंटीग्रेट करनी है स्पार्क में तो वो बहुत ही ईजी होता है। उसके बाद इसका जो डिप्लॉयमेंट है उसके लिए इन्होंने कुबरनेटिक्स और ये दे रखा है, ORC और पार्के हम फाइल फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि कब हम ORC यूज़ करते हैं, कब हम पार्के यूज़ करते हैं, और कब हम CSV यूज़ करते हैं, एवरो कब यूज़ करते हैं। तो उस टाइप के जो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं उसमें हमें थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा यूज़ केस है हमारा, और उसके अकॉर्डिंग हम फाइल फॉर्मेट फिर चूज़ करते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि सबके अपने अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। अब जैसे कि स्पार्क सीक्वल इंजन दिया हुआ है यहाँ पे, एडवांस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सीक्वल इंजन रहता है। उसमें हम एक तो बहुत सारे फीचर्स रहते हैं कि जैसे एडेप्टिव क्वेरी एग्जीक्यूशन है, कि हम डायनेमिकली अपने प्लान्स को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, उनको रन कर रहे हैं, तो उसे हम AQE बोलते हैं। और फिर आंसर सीक्वल का भी सपोर्ट मिलता है, मतलब जो कि नॉर्मल अपन सीक्वल लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फॉर्म लाइक दैट, तो उसका भी एक सपोर्ट मिलता है स्पार्क के अंदर। उसके अलावा हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि जेसॉन वगैरह है, की वैल्यू पेयर्स है, तो उनको भी हम लोड करके एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है अगेन, Apache Spark is an open source distributed computing system designed for fast and general purpose data processing at scale. ओके देन स्पीड की हमने बात की थी कि इसमें जो डिस्क के IO होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, तो इट कैन बी अप टू 100x फास्टर देन मैप रिड्यूस, बिकॉज इट इज़ इन मेमोरी एंड बट अगर हम स्मॉल डेटा सेट की बात करें कि कुछ MBs में डेटा है, तो वहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा, वहाँ पे मैप रिड्यूस और स्पार्क की जो परफॉर्मेंस होगी ऑलमोस्ट बराबर होगी। देन ईज़ ऑफ यूज़, बिकॉज इसमें बहुत ही हाई लेवल APIs दी हुई होती है, और वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में दी होती है। जैसे भी कोई भी डेवलपर है तो जनरली वो यूज़ करते हैं, या तो पाइथन यूज़ करते हैं, जावा यूज़ करते हैं, या फिर स्केला है, स्केला भी सिमिलर टू जावा है। तो क्योंकि ये एक तरीके से डेवलपर फ्रेंडली भी हो गया, क्योंकि इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में सपोर्ट दे दिया, तो कोई भी डेवलपर होगा जो, जैसे कोई पाइथन डेवलपर है तो वो इजीली पाइस्पार्क यूज़ कर सकता है, और जैसे कोई जावा डेवलपर है तो वो जावा यूज़ कर सकता है। और कोड अगर ज़्यादा वर्बोस लिख रहा है तो हम स्केला, जावा डेवलपर्स जो हैं वो स्केला भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ सिमिलर टू जावा, और वो भी JVM पे ही वर्क करती है। अगेन इट इंक्लूड्स इन बिल्ट मॉड्यूल, लाइक जैसे कि स्पार्क SQL हो गया स्ट्रक्चर डेटा को प्रोसेस करने के लिए, फिर स्पार्क स्ट्रीमिंग हो गया कि जब हमें नियर रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करना हो, कि कोई काफका से हमारे पास स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है, उसको प्रोसेस करना हो, फिल्टर करना हो, उस पर कुछ एग्रीगेशंस बनाने हो, डैशबोर्ड बनाने हो, तो हम स्पार्क स्ट्रीमिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर मशीन लर्निंग के लिए हम MLlib यूज़ कर सकते हैं, और फिर हम ग्राफ प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, ग्राफिक्स इसकी जो लाइब्रेरी है स्पार्क में, जैसे कि कई बार ग्राफ डेटा होता है हमारा नोड्स वाला, उसमें एजेस होती है, वर्टिसेस होती है, ताकि हम उस पर ग्राफ एल्गोरिथम्स जो होती है हमारी डाइक्सरा वगैरह वो हम इजीली लगा सकें, तो हम ग्राफिक्स की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग, यस, स्पार्क वर्क्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन। ये एक क्लस्टर ऑफ मशीन्स पर काम करता है बेसिकली, और इसमें मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर फॉलो होता है। फिर हमारे पास अलग अलग टाइप के क्लस्टर्स होते हैं, जैसे कि हेडूप यार्न है, अपाचे मीजोस है, कुबरनेटिस है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कुबरनेटिक्स। एक स्टैंड अलोन क्लस्टर में होता है, जस्ट वन नोड हमारा जो मशीन होगा उस पर हम डेव वर्क करते हैं, बेसिकली हम अपना कोड वगैरह चेक करते हैं, तो उसको हम स्टैंड अलोन क्लस्टर मोड बोलते हैं। फिर है फॉल्ट टॉलरेंस, तो इसके बारे में हम RDDs के बारे में हम इन डेप्थ भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे RDDs के बारे में भी। तो हम देखेंगे कि स्पार्क कैसे RDDs एज अ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर यूनिट यूज़ करता है, और इसमें डैक्स बनते हैं, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स, ताकि जो फेलियर्स होते हैं उससे हम इजीली रिकवर कर सकें। स्केलेबिलिटी अगेन वही है कि हमें जब बहुत बड़ा डेटा प्रोसेस करना होता है तो स्केलेबिलिटी मैटर करती है।
तो यहाँ पे बहुत सारे नोड्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ नोड्स होता है, तो उसके थ्रू हम बहुत सारे मैकेनिज्म और एल्गोरिथम इसके अंदर होते हैं जो कि स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद स्पार्क के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्पार्क कोर की बात करें तो स्पार्क कोर बेसिकली एक इंजन होता है जो कि हमारी मेनली जो डेटा प्रोसेसिंग वगैरह करता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट होता है, शेड्यूलिंग होती है, डैग होता है, लेज़ी एवोल्यूशन वगैरह होता है। तो वो सब हम आगे वाले वीडियोस में हम जानेंगे उसके बारे में। उसके बाद है स्पार्क सीक्वल। तो स्पार्क सीक्वल वही है कि हमारे पास एक ऑलरेडी एक कंपोनेंट है, एक एपीआई है, जिससे हम अपनी सीक्वल क्वेरीज को हम रन कर सकते हैं इजीली इन स्पार्क। स्पार्क स्ट्रीमिंग अगैन वही हम रियल टाइम प्रोसेस कर रहे हैं यूजिंग द माइक्रो बैचेस एंड मशीन लर्निंग लाइब्रेरी एंड ग्राफिक्स, सेम लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड तो यहाँ पे हम यूज़ केसेस देखते हैं लास्ट में स्पार्क के क्या क्या यूज़ केसेस होते हैं। जैसे कि हमें किसी भी सिस्टम से जैसे कि हमारा सोर्स सिस्टम है, वहाँ से हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चाहते हैं और कुछ भी हम जो एल्गोरिथम अपने लिखना चाहते हैं वो उस डेटा के ऊपर हम लिखते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन फेज बोलेंगे और फिर हम एंड में लोड कर देते हैं जो हमारा डेटा या फाइनल डेटा जो आउटपुट डेटा है उसको हम लोड करते हैं बेसिकली आउटपुट सिस्टम्स में। वो हम राइट करते हैं, जैसे कि हमें काफका में राइट करना है लेट्स से, या फिर मोंगो में राइट करना है, या फिर हम सिंपल किसी क्लाउड में हम राइट कर सकते हैं S3 में और GCP में। उसके अलावा उस पर हम डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं बाद में, तो वो एक लोडिंग वाला फेज़ हो जाता है, डाउन स्ट्रीम वाला फेज़ हो जाता है वो। फिर है रियल टाइम एनालिटिक्स। जैसे कि कोई आपकी OTT एप्लीकेशन है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, जी हो गया, तो वहाँ पे हम कई बार क्या होता है कि हम रियल टाइम में ही डेटा को प्रोसेस करते हैं और वहाँ पे हम हमारा पीछे एक बैकएंड में ही स्पार्क स्ट्रीमिंग और ये सब चल रहा होता है। तो बेसिकली डैशबोर्ड पे भी हम रियल टाइम में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, कुछ फीचर्स को हम मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा कई बार हमें रिकमेंडेशन देना होता है कि हाँ यूज़र ये देख रहा है, तो इसकी क्लिक के बेसिस पे उसको रिकमेंड किया जाए या फिर उसको नेक्स्ट कुछ बताया जाए, तो उसके लिए हम स्पार्क का यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग को स्केलेबल बनाने के लिए हम अपाचे स्पार्क का यूज़ करते हैं और ग्राफ प्रोसेसिंग और इंटरेक्टिव डेटा एनालिसिस में भी हम अपाचे स्पार्क का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आपको समझ में आया होगा कि हम अपाचे स्पार्क को कब यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, और अपाचे स्पार्क क्या है, कैसे काम करता है, और किस टाइप की हम डेटा प्रोसेसिंग वगैरह इसमें करते हैं, किस स्केल पे डेटा होना चाहिए कि हमें अपाचे स्पार्क को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने प्रोडक्शन में। If you have any doubt related to Apache Spark, please write it down in comment section and I will try to answer that. And thank you for watching this video. Stay tuned for more videos.